नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मुलायम सिंह यादव जब राजनीति करते थे तो एक शब्द था कुश्ती का। वो अक्सर सियासी गलियारों में चर्चाओं में रहता था। धोबी पछाड़। मुलायम सिंह का धोबी पछाड़ ऐसा था, उनके साथ इंटरव्यू जब कई पत्रकार किया करते थे उनके राजनीतिक शिखर पर रहने के दरमियान, तो उनके इंटरव्यूज में भी इस धोबी पछाड़ की चर्चा होती थी। कई बार तो स्टूडियो में धोबी पछाड़ के लिए लोग पूछते भी थे कि नेताजी वो दांव कैसे मारते हैं आप। हालांकि वो दांव उनसे सीख कोई नहीं पाया, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी को कभी उन्होंने उस दांव के बारे में बता दिया था। राहुल गांधी ने उस धोबी पछाड़ का इस्तेमाल मोदी और शाह के खिलाफ करना शुरू कर दिया है। उन्हें पता भी नहीं होता है, मोदी जी को और वो कथित चाणक्य, इन दोनों को पता भी नहीं होता है, ये ताल ठोंकते रहते हैं और कब चित हो जाते हैं इनको पता भी नहीं होता। एक दौर था आज से 2 साल पहले तक, जब कहा जाता था कि मोदी और शाह जैसा चाहते हैं वैसा राहुल गांधी करते हैं। ऐसी बाजी पलटी कि राहुल सोचते जो हैं, चाहते नहीं, सोच लेते हैं, वो राहुल मोदी और शाह करने लगते हैं। और कई बार उनको भनक भी नहीं लगती है, उनके हाथों से उनके सपने रेत जैसे फिसल जाते हैं दोनों के। अब हरियाणा में चुनाव प्रचार में 2 घंटे का वक्त बाकी था। 2 घंटे। मोदी और शाह तो दोनों में पहले से ही मैदान छोड़ चुके थे, लेकिन ये था कि हाँ, सम्मानजनक स्कोर करेंगे, फाइट देंगे। आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसके जरिए अभी आखिरी 48 घंटों में कुछ खेल करेंगे। राजीव कुमार, राम रहीम, आर फैक्टर से कुछ उछल कूद करेंगे। लेकिन दोनों को भनक नहीं थी कि उनके पास इकलौता जो दलित चेहरा है, जिस दलित चेहरे के सहारे वो दलितों के बीच जा करके शैलजा की नाराजगी का दुष्प्रचार करके दलितों के बीच कुछ सुगबुगाहट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वो दलित चेहरा दरअसल उनका नहीं है। वो तो कब से राहुल गांधी के संपर्क में है और उसने वक्त ऐसा मुकर्रर किया है कि जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे से। चुनाव प्रचार खत्म होने में 2 घंटे बचे थे और मोदी और शाह का दलित चेहरा अशोक तंवर राहुल गांधी के सामने और कांग्रेस पार्टी का सदस्य। हालांकि अशोक तंवर की राजनीति को अगर निष्पक्ष होकर मैं विश्लेषण करूं तो बड़ा अच्छा मैं कभी नहीं कहता। मैंने पॉलिटिकल टूरिस्ट शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया है। राजनीतिक पर्यटक हैं, कोई पार्टी नहीं छोड़ी। मतलब बस ये था कि अमेरिका की कोई पार्टी रिपब्लिकन डेमोक्रेट में नहीं गए थे। इंडिया में तो करीब करीब सब में ये कोशिश की कि सब में विचरण कर लें, लेकिन कुल मिला जुला करके वही टोकनिज्म के नाम पर वही एक चेहरा था मोदी शाह के पास। चले थे शैलजा को लाने और तंवर भी गवा बैठे। एक कहावत है, फिर मैं इसलिए नहीं कहता कि मतलब जाति का कोई संबोधन नहीं करना चाहता, नहीं तो है ना एक कहावत कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। तो क्षमा करें, मतलब ये किसी को आहत नहीं, एग्जाम्पल मैंने कोट किया, मैं कभी लेता नहीं, जातीय संबोधन नहीं करता। लेकिन यहाँ तो दूबे बन के वो लौटे थे। यहाँ पे तो सब कुछ नील बटा सन्नाटा हो गया। हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए, कंट्रोल रूम जोड़िए, फटाफट जोड़िए। हेमंत जी, ये क्या आप हरियाणा में करवा रहे हैं? 2 घंटे प्रचार में बचे थे, चैन से रहने देते हैं दोनों लोग को। मोदी और शाह क्यों चैन से नहीं रहने दे रहे हो आप लोग? हरियाणा में तो सबसे ज्यादा, इतना तो मैंने कभी तंग करते हुए किसी को नहीं देखा था इस जुगलबंदी को, जितना हरियाणा वालों ने तंग कर दिया है। आशीष जी, मोदी हाँ। और शाह ने जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुई? हरियाणा के साथ उन्होंने पिछले 9.5 साल में जो कुछ किया, पिछले 10 साल के अंदर, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो होगा वापस आकर के। और वो रिफ्लेक्शन अब सामने आने लगी है। जिस तरीके से वो दलित दलित पिछले 6 दिन से पुकार रहे हैं, 10 दिन से, अपना उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, शैलजा के नाम को लेकर के कंफ्यूजन फैला रहे हैं बार 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 बार। तो आज उसकी रिफ्लेक्शन आई। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा इंट्रो में, हकीकत यही है। राहुल गांधी ने धोबी पाठ सीख लिया है। आप जिसको धोबी पछाड़ कहते हैं, हमारे यहाँ धोबी पाठ कहते हैं उसको उठा करके पटकना सीधा। तो बेसिकली क्या है कि शैलजा शैलजा पुकारते पुकारते वो अपना वो जो भी था उनके पास उसको भी गंवा बैठे। तो बिल्कुल आपने ये भी सही कहा कि अशोक तंवर लगातार पिछले लंबे समय से कांग्रेस में आने को डेस्परेट थे
खास तौर पर 4 जून को जो रिजल्ट आया लोकसभा का, और उसमें जो उनकी बहुत बड़ी हार हुई, 2,68,497 वोटों से हारे थे वो, और शैलजा के हाथों हारे थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह और इवन ये अपने क्या नाम है नायब सिंह सैनी, इनको और गोदी मीडिया के जरिए दलित बनाम जाट बनाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। कांग्रेस को दलित विरोधी बताने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अपना भी गंवा बैठे। हकीकत में जो कुछ आपने डिस्क्राइब किया है, अशोक तंवर उतने ही हैं जो आपने बता दिया। लेकिन हकीकत आप जब इसको खोल कर देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आदमी चाह कर भी मजबूरी में कुछ चीजें कभी नहीं करता है, और कभी मजबूर होकर के उन्हीं चीजों को तुरंत करना पड़ता है। आप राहुल गांधी का देखिए, उन्होंने इनको 10 दिन का टाइम दिया कि इनको प्रचार करने दीजिए। राहुल गांधी का दलित एजेंडा सबको पता है, जातीय जनगणना का एजेंडा सबको पता है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आरक्षण को लेकर उनकी पोजीशन साफ है। तो ये जब अमेरिका गए थे तब से शुरू हुई थी बीजेपी और मोदी कि वो आरक्षण के विरोधी हैं, वो फला है, ये है, वो। उन्होंने हालांकि कुछ नहीं कहा, ऐसा वो सेंटेंस आप सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो चलते रहे। फिर शैलजा को पकड़ लाए बीच में, कोई मतलब नहीं है उनका। वो मनोहर लाल जैसे जो व्यक्ति जो उनसे कितने 9 और 5 14 साल जूनियर, 9 और 14 23 साल जूनियर है। शैलजा 1991 में मंत्री बन गई थी, मनोहर लाल पंच नहीं थे 2014 तक। वो उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो शैलजा ने उनको आईना दिखाया था, आपको याद होगा। तो आज राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव प्रचार से ठीक 3 घंटे पहले अशोक तंवर को पटका पहना दिया कांग्रेस का, और उससे चंद घंटे पहले वो नलवा के अंदर बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, और लगातार कर रहे थे तमाम हलकों के अंदर जा जाके। तो ये एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग के अलावा मैं कुछ नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी को उनकी औकात दिखाई है आईना दिखा करके, देखिए आप दलित दलित पुकारते हैं, आपके दलित तो हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज का भारतीय जनता पार्टी के पास एमएलए हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उतने लेवल का चेहरा नहीं जो इनका कैरियर है अशोक तंवर का, तमाम कारणों से। एनएसयूआई के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, मेंबर पार्लियामेंट, सारी चीजें। तो उस मुकाबले में कोई बीजेपी का नेता खड़ा नहीं होता हरियाणा के। तो वो एक मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए गोदी मीडिया ने रिजर्व कर रखा है। तो आज चूंकि तात्कालिकता थी, आप ये बताइए अशोक तंवर पार्टी मुख्यालय में अगर कल ज्वाइन करते तो कोई पूछ रहा था क्या? टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। तो राहुल गांधी ने, और ये कई जो कांग्रेस पार्टी के कई दरबारी है ना दिल्ली में, नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, जो दरबार की राजनीति करते हैं, उन्हीं के जरिए संपर्क में थे लगातार, डेस्परेटली। इनके आने से कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत महान लाभ हो जाएगा, एक नए पैसे का लाभ नहीं होगा, एक नए पैसे का। इज ए रैंक अपॉर्चुनिस्ट। 5 साल पहले इन्होंने कांग्रेस को क्या क्या कहा था कि कांग्रेस बच्चे खानी पार्टी है, 5 करोड़ में टिकटें बेची हैं, बीजेपी के एजेंडे पर चलते हुए क्या क्या नरक नहीं मचाया था। ऐसे घटिया शब्द जो कोई करता नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के बारे में यहीं से निकले थे, यहीं के बारे में वो बीजेपी की गोद में खेल रहे थे। अब तमाम अखबारों में आधे आधे पेज के आपने फ्रंट पेज पे इंटरव्यू देखे होंगे स्पॉन्सर्ड, वो सारा भाजपा का कारनामा था। ये 2019 का खेल है। तो ही इज ए रैंक अपॉर्चुनिस्ट। 2019 के अंदर आपने देखा होगा जब ये गए थे, वो बयानबाजी अलग जगह है, उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर ये उसमें तृणमूल में चले गए, तृणमूल से आम आदमी पार्टी में आ गए, आम आदमी पार्टी से मनोहर लाल खट्टर के भांजे हो गए, मनोहर लाल खट्टर ने अपना भांजा बना करके लिया, लोकसभा में निपट गए, फिर विधानसभा की टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं दी भाजपा ने। तो जो भाजपा, हमने उस दिन भी चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा कि जो भाजपा अशोक तंवर को विधानसभा की टिकट नहीं देती, वो दलित प्रेम की बात करती है, याद होगा आपको। तो आज वो अशोक तंवर उड़ गए, वो पंछी है। लेकिन अब बीजेपी को इतना जबरदस्त झटका लगा है कि उनके पास अब इसका जवाब नहीं। जिस बात में वो राहुल गांधी को घेर रहे थे कि शैलजा के साथ ये, शैलजा के साथ वो, तो अगर अशोक तंवर के साथ न्याय किया होता बीजेपी ने, तो क्या वो इधर आते और इतने क्रूशियल मौके पर आते? तो अब चूंकि चुनाव का वो था, प्रचार खत्म होने वाला था, तो इसका एक मैसेज जाएगा, गोदी मीडिया इसको डाउन प्ले करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी से उसका एजेंडा छीन लिया ये करके। बीजेपी से एजेंडा छीनने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता था। वो ये है कि इनके सबसे बड़े चेहरे को इधर खींच लो, अगला डेस्परेट है ही आने को, तो बात ही खत्म होगी। अब बीजेपी बताए कौन दलित, खट्टर को नहीं, मोदी और शाह ने भी कहा भाई, अकेले खट्टर नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 दिन से क्या कर रही है? दलित, कांग्रेस को दलित विरोधी, और तो कोई एजेंडा था नहीं। अब बताओ कौन दलित विरोधी है, कौन दलित प्रेमी? तो टू दैट एक्सटेंट जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग की बात होती है, उसमें राहुल गांधी है स्कोर्ड ए ब्राउनी पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं। भाजपा को उसी की पिच पर धोबी पाट दिया है, ये भी बात ठीक है।
राहुल गांधी हैज कम अप विद द एज, मैच्योरिटी भी आ गई है कि विरोधियों को कैसे पस्त करना होता, वो ये एक उदाहरण है। लेकिन इसका कोई राजनीतिक लाभ होगा ऐसा मैं स्वीकार नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन केवल पोस्टरिंग है, संदेश। हाँ पोस्टरिंग, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कई बार ऐसे संदेश जो पोस्टरिंग होती है ना, उससे सामने वाला खाली हाथ नजर आने लगता है। मतलब हरियाणा के लोगों को ये दिखेगा कि यार भाजपा के पास क्या है, खाली हाथ है। रही बात अशोक तंवर की, आपने कहा जी ये यहाँ गए वहां गए, इसमें मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ अशोक तंवर को। कई बार ऐसा होता हो सकता है, कई बार कुछ लोग होते हैं कि वो पहले परखते हैं तब यकीन करते हैं। उनको हो सकता है ना यकीन रहा हो कि धरती गोल है, तो उन्होंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, कांग्रेस से चलेंगे और पूरा घूम करके आएंगे, अगर फिर से कांग्रेस मिली इसका मतलब धरती गोल है। तो अशोक तंवर दरअसल उन्होंने एक भौगोलिक प्रयोग किया कि धरती गोल है कि नहीं गोल है, इसको एक बार फिर से हम जो है पहले आजमाए और फिर विश्वास करें। ये दरअसल प्रयोग कर रहे थे, ये बेनिफिट ऑफ डाउट में देता हूं अशोक तंवर को। अशोक तंवर आपकी भाषा में कहूं तो राजनीतिक कोलंबस, राजनीतिक कोलंबस है। अब गैलीलियो कहिए, कोलंबस कहिए, जो भी है। लेकिन मैं जरा वो तस्वीरें दर्शकों को दिखा दूं, इसके बाद कुछ और बात करेंगे। वो दिखा दूं जब ज्वाइन किया है अशोक तंवर ने कांग्रेस, वो विजुअल जरा दिखाइए कंट्रोल रूम और सुना दीजिए उस समय अनाउंसमेंट जो हो रहा था। पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं। और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है। और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहाँ से हरियाणा के अंदर होगी। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। चलिए, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, और जो मैंने कहा था मुझे नहीं पता था यही वो कहेंगे कि वापस लौट के अपने घर में आ गए हैं, पूरा गोल गोल घूम करके एक चक्कर पूरा धरती का लगाया और एक परिक्रमा करके फिर आ गए अपने घर में। खैर, जो बात हम कर रहे थे कि जो पोस्चरिंग, इस पोस्चरिंग के बाद जो खाली हाथ वाली बात है, खाली हाथ में मैं 3-4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा हेमंत भाई। एक तो बीजेपी के पास कोई दलित फेस एक था, उसको हालांकि डंपिंग यार्ड में रखा हुआ था बीजेपी ने अशोक तंवर को, लेकिन था कहने के लिए। और अभी मैं 2-3 दिन पहले भी सुन रहा था खट्टर साहब को, वो यही अशोक तंवर का नाम ले रहे थे कि अशोक तंवर हॉस्पिटल में थे, तो ये था, मतलब सारा वहां पे डॉक्टर का पर्चा जो बिल उल था शायद क्लियर खट्टर साहब ने ही डॉक्टर का पर्चा और बिल वगैरह सब क्लियर किया था, दवा का, मेडिकल स्टोर का, वो सारा बिल का क्लियरेंस शायद खट्टर साहब ने किया था। वो बड़ा उसकी चर्चा कर रहे थे। जो एक दलित चेहरा जिसके बारे में चर्चा करने की गुंजाइश थी वो भी चला गया, नंबर 1। नंबर 2, जो 9.5 साल राज किया उसका चेहरा आप दिखाई नहीं रहे हो, ऐसे लग रहा है कि हरियाणा में मुंह दिखाई पे टैक्स लग जाएगा, जबकि मुंह दिखाई पे तो मुंह देखने वाला कुछ देता है। यहाँ डर है कि मुंह देख लिया तो वोट नहीं देगा, ये उल्टा है। नहीं, हमारे यहाँ तो है, वो यूपी में हरियाणा में भी होगा कि नई नई दुल्हन आती है तो सब लोग चेहरा देखते हैं, उसका पहली बार मुंह देखते हैं तो कुछ जो है रस्म होता है कुछ देना। खट्टर साहब का चेहरा ऐसा हो गया है कि ना इनका चेहरा नहीं दिखाओ, नहीं जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, उनका मुंह छिपा रहे हैं। उसमें अति तो तब हो गई कि मेरे पास एक फोटोग्राफ आया है, कंट्रोल रूम से कहूंगा फोटोग्राफ होगा तो दिखा भी देंगे जब तक हम बता रहे हैं। वो नायब सिंह सैनी जो खड़ाऊ सरकार चला रहे हैं, उन्होंने अपनी विधानसभा में जो आखिरी तस्वीर लगवाई है, वो जब चुनाव प्रचार खत्म होता है मतदान से पहले सब लगवाते हैं, जिसमें डेमो होता है मशीन का और दिखाते हैं कितने नंबर पर, ये देखिए सामने कितने नंबर पर हमारा चुनाव चिन्ह है। अब इसमें देखिए ऊपर सबकी फोटो है, इसमें मतलब धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के जिसका हरियाणा में एक वोट नहीं है, मतलब कोई लेना देना नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर सतीश पुनिया सबकी फोटो है। आदम कद मोदी जी हैं, नड्डा हैं, शाह हैं, सब है। इधर नवीन जिंदल हैं, बगल में 2 लोग हैं, उनको तो हम पहचानने की कोशिश की, जब फोटो आई थी हम पहचान नहीं पाए, हो सकता है हेमंत जी पहचान लें। खट्टर साहब की फोटो गायब कर दिए। बताइए कि जब मतदान के, हटा दीजिए फोटो, देखिए खट्टर साहब की फोटो ही, मतलब वहां पे सब हैं, खट्टर साहब नहीं है भैया, किसी हैसियत से तो रख देते उनको, उनकी फोटो नहीं। क्योंकि अगर ये फोटो देख के आदमी गया बटन दबाने तो यकीन है नायब सिंह सैनी को कि कमल पे नहीं दबाएगा वो, यकीन है। तो तंवर गए, खट्टर गए,
जो है चुनाव प्रचार के 2 दिन बचे थे तो मोदी ने छोड़ दिया मैदान। अमित शाह गुजरात चले गए, वो भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नहीं आए झांकने। इन सारी स्थितियों में जब सभी लोगों ने छोड़ रखा है तो है कौन, चुनाव कौन लड़ रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और हरियाणा के लोग भी मुझे लगता है जानना चाहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी का चुनाव लड़ कौन रहा है भैया। कांग्रेस में गुटबाजी की बात होती है, मैं उदाहरण दे देता हूं भाई, ये नहीं कि कांग्रेस को गुटबाजी की बात होती है, हम डंके की चोट पे कहते हैं कांग्रेस में गुटबाजी है। आज भी हुड्डा और शैलजा में नाराजगी है, ये फर्जी का लीपना पोतना नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा है नाराजगी है। सुरजेवाला अलग बैठे हुए हैं, तो सब कुछ है, लेकिन वहां पे इतनी नाराजगी के बीच में चुनाव लड़ने वाले कौन कौन है, मतलब कांग्रेस के लिए लड़ कौन रहा है, शैलजा भी लड़ रही, हुड्डा भी लड़ रहे, सुरजेवाला भी लड़ रहे, राहुल गांधी सबके बीच में कमान संभाले ही हुए हैं, लड़ रहे हैं, प्रियंका वहां जुलाना से लेकर के और रोड शो तक प्रियंका चुनाव लड़ी रही हैं। 83 साल के बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे सेहत नासाज है फिर भी लड़ रहे हैं। सत्यपाल मलिक व्हील चेयर पर हैं, वो भी दिल्ली छोड़ करके हरियाणा पहुंच गए, वो भी कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। कितने लोग हैं लड़ने वाले। अब जब इतने लड़ने वाले हैं तो थोड़ा बहुत आपस में भी लड़ाई हो जाती है भैया, सब व्यवहारिक है। इतने लोग लड़ रहे हैं, भाजपा का कौन लड़ रहा है हेमंत भाई, कौन लड़ रहा है आप बता दो कम से कम, मैं डायरी में नोट करूं। आशीष जी, चुनाव लड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका वो जिसका आपने जिक्र किया कि सब लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक दूसरा तरीका है भाजपा का तरीका, वो रण में नहीं लड़ते कभी भी। उनका खेल है जो पिछले 2 दिन से आप लगातार देख रहे हैं, सारे साथी ये कह रहे हैं कि वो सबको दिख रहा है कि समर्पण कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं ऐसा नहीं मानता कि समर्पण कर दिया, इसके पीछे खेल है। अभी 5 तारीख को वोटिंग है, और आपने वो देखा प्रधानमंत्री 5 तारीख को किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने वाले हैं, बाकायदा विज्ञापन चला है। तो अब जब सीधे उंगली से घी नहीं निकल रही, तो वो अपनी असलियत पर आ गए हैं कि वो जो प्रलोभन देने की राजनीति, वो जुगाड़ की राजनीति, वो मैनिपुलेशन की राजनीति, वो डेटा मैनिपुलेशन की राजनीति, वो कंफ्यूजन की राजनीति, आप उसमें देखिए। आप मनोहर लाल खट्टर को भूल जाइए। मनोहर लाल खट्टर, आप तो नायब सिंह सैनी की बात कर रहे हैं, करनाल की किसी प्रचार सामग्री में मुझे मनोहर लाल का फोटो दिखा दीजिए, छोड़ दीजिए। हरियाणा का जो कितने 9.5 साल सीएम रहे हैं, उनके तमाम चेले चपाटों को टिकट भी मिला है, उन्होंने ही बांटे टिकट 90। किसी एक प्रत्याशी की प्रचार सामग्री में मुझे मनोहर लाल का फोटो दिखा दीजिए, ना उनका चित्र है ना उनका जिक्र है। उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, आप सोच नहीं सकते। उनकी रैलियों में 30-30, 40-40 आदमी आए, कभी बैंकेट हॉल में कर रहे थे, कभी वो होटल के अंदर कर रहे थे, कभी क्लोज डोर कर रहे थे। वो बड़ी भारी रैलियां हुई है ऐसी, हरियाणा के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की, और किसी मुख्यमंत्री को हटते ही उसका ये जुलूस नहीं निकला कि अगर आज सर्वे हो जाए कि सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन रहा हरियाणा का, तो उसके लिए आपको वोट डलवाने की जरूरत नहीं, सारा हरियाणा बता देगा आपको एक आवाज में। ये मनोहर लाल का कुल जो सफर था वही 9.5 साल का था। हरियाणा को बर्बाद करके निपट लिया, अब चल दिए देश का विकास करने के लिए, शहरी विकास करेंगे और बिजली बनाएंगे, और बड़ी शान से कहते फिरते हैं कि आई एम द पावर मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल, ये कहते हैं वो बाहर जो लोग मिलते हैं, आई एम द पावर मिनिस्टर मोस्ट पावरफुल। अब ये नया शगुफा चला है उनका। उससे पहले वो कहा करते कि वी मेक लॉज, लॉज आर नॉट फॉर अस, वी आर फॉर द लॉज, वी मेक इट। ये उनके तमाम जुमले थे। तो बहुत अद्भुत शख्सियत है वो, अपनी तरीके के इकलौते ही है भारतीय मतलब राजनीति के अंदर। दूसरा जो आपने कहा कि क्या कुछ है ये, तो ये पर्दे के पीछे अब क्या खेल चल रहा है आशीष जी, वो अपने दर्शकों को, साथियों को बताना जरूरी है। एक, गोदी मीडिया ने खेल शुरू कर दिया है। गोदी मीडिया ने आज क्या दिखाया, आपने एक अखबार का देखा होगा, ऑनलाइन खबर चल रही है कि कांग्रेस बीजेपी का चुनाव प्रचार बहुत मजबूत हो गया है और बीजेपी 25 से 27 सीटों पर चली गई है। दिखाना चाहे तो आप दिखा भी सकते हैं, वो है आपके पास। नहीं तो क्या दिखाएं सबको, हाँ, मतलब किसी को उन्होंने पहले भी 15-20 दिन पहले ऐसी बकवास की थी एक, जब कांग्रेस में 50 से 60 दिखा दी थी, और फिर उसको तत्काल हटा भी लिया था क्योंकि भटपिट रही थी। तो आज फिर वो अपनी उस पर आ गए। तो ये सारी चीजें वो ये करेंगे, लेकिन फिर दूसरी क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट इनके हैं 89 मैदान में, लेकिन ये चुनाव कितनों को लड़ा रहे हैं, कम से कम 120 लोगों को। वो कौन लोग हैं? आईएनएलडी के तमाम कैंडिडेट्स को ये फाइनल सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने कैंडिडेट्स इनके जो है कुल मिलाकर के लड़ने की स्थिति में केवल 18 सीटों पर। तो जो बाकी 72 सीट्स हैं, वहां कहीं किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। टू दैट एक्सटेंट के हिसार का जो इनका मंत्री है सिटिंग,
कमल गुप्ता, आप तो वहां गए थे हिसार में, हाँ। वहां सारी बीजेपी निर्दलीय बागी सावित्री जिंदल के साथ खड़ी है। कमल गुप्ता की जमानत भी नहीं बचेगी। गोपाल कांडा को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, अपना कैंडिडेट भी ड्रॉ कर लिया। एलनाबाद में कैसा कैंडिडेट दिया, रानिया में कैसा कैंडिडेट दिया। तो गन्नौर के अंदर देख लीजिए आप, गन्नौर में देवेंद्र कादयान को इंडिपेंडेंट वो वहां पर है। तो बीजेपी जनता के बीच में नहीं लड़ रही, बीजेपी यहां पे लड़ रही है दिमाग से कि कोई भी ऐसा साजिश रचो। षड्यंत्रकारी है ना ये तो बेसिकली, आज से इनकी पूरी सियासत उसी की। तो ये जब खुद नहीं जीत सकते तो फिर एक दूसरी तरीके अपनाए इन्होंने कि कांग्रेस को हरवा लेते। इनके जितना हरियाणा के लोग इतने समझदार हैं इस बार, वो दूध के जले हैं। आशीष जी, आपको 2019 याद है कि जो काम दुष्यंत चौटाला ने किया था, हरियाणा के लोग इस बार वो काम करने लायक किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये आप लिख लीजिए बात, अपन 8 तारीख को बात कर लेंगे। दूध के जले हैं। जिस तरीके से उन्होंने 10 की 10 सीटें लोकसभा में दी थी राष्ट्रवाद के चक्कर में 2019 में, ठीक, इस बार हिसाब कर देंगे उनका। 10 में से 5 तो वहां रहेगी, 5 रहेगी इस बार। और अब एक बार ये विधानसभा की वोटिंग होने दीजिए आप। जो ये डॉगी मीडिया के थ्रू छपवा रहे हैं ना कि बीजेपी की 25-27, ये अच्छा कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ। इससे हरियाणा के लोगों का जो रिजॉल्व है ना वो और मजबूत होगा और वो इनको और अच्छे से खदेड़ेंगे। अभी तक तो क्या है कि लोग अगेंस्ट वोट डाल रहे हैं, खुद डाल रहे हैं। जब इस तरह की खबरें आएंगी, प्रोपेगेंडा आएगा, तो वो अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को, उनकी भी वोट डलवाएंगे बुला बुला करके बाहर से। कोई नोएडा में होगा, कोई मध्य प्रदेश में होगा, वोट डालनी है भाई, आ जाओ। तो वो बीजेपी हरियाणा के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रही है, ये सब प्रचार करके। तो गोदी मीडिया जितना ये करेगा वो बीजेपी का नुकसान होगा और ज्यादा गहरा नुकसान होगा। एक बात तो ये है। दूसरा, जो ये हरियाणा में प्रलोभन वगैरह की बातें नहीं चलती। हरियाणा बड़ी प्रोग्रेसिव स्टेट है। आप देखिए, आप एक तरफ क्या कर रहे हैं कि आप किसान सम्मान निधि डाल देंगे 5 तारीख को। कोई इनसे ये पूछने वाला नहीं है कि किसानों को सालों से उनकी जो क्षतिग्रस्त फसलें थी उनका मुआवजा नहीं मिला। तो अगर मोदी इतने ही किसानों के वक्त थे, किसानों को वो करते हैं, तो वो मुआवजा दिलवा देते। वो नहीं करेंगे, सिंबॉलिज्म करेंगे। तो चुनाव आयोग, आपने जिक्र किया राजीव कुमार, मैं कहता हूं इससे अच्छा तो इसको भंग कर देना चाहिए। कम से कम ये तो रहेगा ना कि भाई हमारे देश में चुनाव आयोग नहीं है। ये है भी, देश का भट्टा भी बिठा रहे हैं, देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या भी करवा रहे हैं, और फाइनेंशियल लॉस है। इतना भारी, इतने भारी भरकम तंत्र पर खर्च करने का क्या मतलब जब कुछ करना ही नहीं है। तो हरियाणा के अंदर आपको ध्यान, 24,000 नौकरियां लगनी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए। चुनाव आयोग ने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप चुनाव प्रक्रिया के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको पता है क्या कर रहे हैं HSSC? 24,000 जो बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए टेस्ट के लिए, उनसे उनकी ऑप्शंस मांग रहे हैं चुनाव के दौरान, ताकि वो गुमराह हो जाए कि भाई उनको नौकरी मिलने वाली है। यूनिवर्सिटीज के अंदर हरियाणा में कोड ऑफ कंडक्ट है, स्ट्रिक्ट बैन है कि कोई जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस नहीं होगा। तमाम वाइस चांसलर इस काम में लगे हुए पर्दे के पीछे से। तो इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। और चुनाव आयोग को तमाम शिकायतें गई, कोई नोटिस नहीं। तो ये यहां खड़े हुए हैं। बेसिकली सारा तंत्र बीजेपी और शाह के लिए काम कर रहा है। उसमें चाहे नौकरशाही हो, उसमें चुनाव आयोग हो, उसमें मीडिया हो, और जुडिशरी की तो बात ही मत करिए। आपने देखा राम रहीम कैसे गोली की तरह गए फराटे भरते हुए। उनके प्रचार पर बैन है, वो हरियाणा में घुस नहीं सकते। तो वो महोदय बागपत में बैठ के सत्संग कर रहे हैं, कर लीजिए, क्या करेंगे आप? वो सत्संग के जरिए इशारे होंगे, रोक लीजिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी शर्मनिरपेक्षता की उस हद को पार कर गई है कि उसको एक हत्यारे और तमाम जो उस पर आरोप है साधवियों वाले, उसके बावजूद भी उसकी मदद लेने में उनको कोई गुरेज नहीं। तमाम महिला पहलवानों का मामला अभी तक सुलटा नहीं, जो उनके साथ जाती हुई, उनके कहने से FIR नहीं हुई, उनको सड़कों पर घसीटा गया। और फिर आप राम रहीम को भी प्रचार में ले रहे हैं, और फिर आप चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं। तो आशीष जी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हरियाणा का हर व्यक्ति इतना समझदार है कि वो इनके खेल को समझ रहा है। जो कुछ ये कर रहे हैं वो डेस्परेशन है, बेचैनी है, और हरियाणा को खो देने का डर है कि अगर हरियाणा चला गया तो दिल्ली की शील्ड हट जाएगी। जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है मोदी की, जो किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनको दिल्ली आने में 4 ही घंटे लगने अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो। इनकी बेचैनी उतनी सी है। तो आज की तारीख में अर्जित लोकतंत्र के हत्यारे होते हुए भी ये सारे लोग एक्चुअल में ये रहम के पात्र हैं कि जो सरकार हरियाणा में हो, जो सरकार दिल्ली में हो, जो कहते हैं हम ऑल पावरफुल 56 इंची हैं। मनोहर लाल को इनकमिंग है ही नहीं, वो सुनते ही नहीं किसी की। मतलब इतने, मतलब एरोगेंस ऑफ इनकम्पिटेंस की प्रतिमूर्ति है वो। उसके बावजूद भी
इन आपने कॉम्पिटेंस की एरोगेंस तो देखी होगी, ताकत की एरोगेंस देखी होगी, लेकिन इनकॉम्पिटेंस की एरोगेंस की प्रतिमूर्ति मनोहर लाल खट्टर है। ये हरियाणा ने देखा लगा था। हजारों करोड़ रुपए आशीष भाई इन 10 सालों में विज्ञापन पर बहाए। चुनाव प्रचार के दौरान क्या किसी एक भी नीति पर भाजपा वोट मांग रही है? एक भी नीति पर मांगिए ना। वो जो ऐप वाला जो आपका ई गवर्नेंस था, उसमें वोट मांग के दिखाइए। पोर्टल राज में मांग के दिखाइए वोट, जो आपने तमाम फर्जीवाड़े किए, जो इवेंट्स की थी, उनमें से किसी एक पर मार के देखिए। आप क्या कह रहे हो? समर्थन मूल्य दे दिया 24 फसलों पर। हरियाणा में 24 फसलें होती है क्या? कोई पूछने वाला ही नहीं इनसे। तो बेसिकली झूठ का जो सारा बवंडर खड़ा किया गया था, वो इस बार बहुत बुरे तरीके से आशीष भाई एक्सपोज हो चुका है। उसमें मोदी हो, खट्टर हो, कोई हो। और मैं तो कहता हूं जो ये प्रयास कर रहे हैं ना निर्दलियों की सपोर्ट करने की, उसका समर्थन उसको दिलवाने की, वहां उसको कर दो, वो वहां पे उलाडवा में उसकी मदद कर देगा, ये जनता समझ चुकी है। मुझसे आपसे ज्यादा समझ चुकी है जनता, और उसका हिसाब करने को वो आतुर है, ये मान के चलिए। आपने कहा कि बेचैनी है, ये बहुत ज्यादा बेचैनी है, दया के पात्र हैं। बेचैनी में दया के नहीं, दवा के पात्र होते हैं। और ये मोदी और शाह, इन दोनों को दवा लेनी चाहिए, और दवा लेने के लिए कोई दूर नहीं जाना है। डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर आपके पास, डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, तो डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर हैं। अब भाजपाई जैसे जिस हुनर के हैं, उसमें खट्टर जैसा ही डॉक्टर चाहिए भी, वही बेचैनी दूर कर सकता है। रही बात राम रहीम की, तो हरियाणा के लोग, मैं वाकई मानता हूं, मैं तो घूमा हूं, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। और हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा की बेटियां, हरियाणा की बहनें जब भी मोदी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात सुनती होंगी, तो उनके दिमाग में दो तस्वीर निकलती है, आती होगी। एक राम रहीम बेविचारी, इज्जत लूटने वाला, हत्यारा, और दूसरी तरफ बेटी को, बहन को जंतर मंतर पर पुलिस के बूटों से रौंदते हुए, खींचते हुए। तो जो ऐसे चरित्र का होगा, वो बेटियों को कितना पढ़ाएगा, कितना बचाएगा, ये हरियाणा की बेटियां, हरियाणा की बहनें समझ सकती हैं। वैसे भी हरियाणा में एक दौर था जब लिंगानुपात की बात हुआ करती थी, लेकिन आज जब हरियाणा को मैं करीब से देखता हूं, तो वहां पर लिंगानुपात, हालांकि अब तो वो भी सुधर गया, लेकिन वो भले 19-20 हो लिंगानुपात, लेकिन जितनी महिलाएं हैं ना, वो धाकड़ है छोरियां। तो धाकड़ छोरियां हैं, लिंगानुपात कई बार 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर कलेजा है ना, तो अगर थोड़ी संख्या कम भी हो, तो धाकड़, वही कहे धाकड़ छोरियां हैं। ये धाकड़ छोरियां और सुबह जैसे नहीं है कि कमजोर हैं घर में, ये घर से निकलती हैं, मुंह तोड़ जवाब देती हैं। अब वक्त आ भी गया है, इंतजार कीजिए, जो कुछ बचा था झोली में वो भी खाली हो चुका है। फाइनल कमेंट है हेमंत भाई का, और फिर आशीष जी, मतलब वास्तव में ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। इस देश में विनेश फोगाट जैसी बेटी, जो जिसके साथ जो कुछ हुआ वहां पर ओलंपिक के दौरान, वो बच्ची हॉस्पिटल के अंदर दाखिल थी, नामी पहलवान, दुनिया की नंबर 1 पहलवान को पहली बार हराने वाली, पटकने देने वाली, वो हॉस्पिटल में दाखिल थी। और नरेंद्र मोदी की टीम उनके जाती है, स्पोर्ट्स वाले, कि मोदी जी बात करना चाहते हैं। खुद बताया विनेश ने कि मोदी जी बात करना चाहते हैं, आपका कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहेगा और हमारी टीम बात करवाएगी और वीडियो रिकॉर्ड करेगी। उसने बात करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं उस मानसिक स्थिति में नहीं हूं कि आपकी मैं एक इवेंट क्रिएट करवा सकूं। तो प्रधानमंत्री जी सांत्वना देने की घटना को भी एक इवेंट बनाने में यकीन रखते हैं। देश का मेडल चला गया, उनको कोई परवाह नहीं। वो लड़की अस्पताल में दाखिल है, उसकी सेहत खराब हो गई वेट के चक्कर में, उसकी कोई चिंता नहीं, और वो इवेंटबाजी कराने के लिए चले गए वहां पर। तो ये इनकी एक प्राथमिकताओं को दर्शाता है, इनका मानवीयता का एंगल दिखाता है, और ये अपने हित के लिए दूसरी पार्टी में जो व्यक्ति है उसको बदनाम करने की, उसकी क्रेडेंशियल्स को डाउटफुल करने की, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो मीडिया है, मीडिया इनका पार्टनर बन चुका है। आज सुबह की एक घटना बताता हूं आपको। कुमारी शैलजा 10 जनपद में चली गई सुबह। सारे मीडिया में कोई अखबार उठा के देखिए, आप कोई भी चैनल उठा के देखिए, क्या चल रहा है देखिएगा ध्यान से। सोनिया गांधी से मिली, सोनिया गांधी से मिली। क्या शैलजा सोनिया गांधी से पहली बार मिली? वो 91 से कांग्रेस में, 91 से कांग्रेस में। मेरा दूसरा सवाल आपसे, आप तो इतने सीजन जर्नलिस्ट है, पुराने साथी, 10 जनपद में क्या सोनिया गांधी मिलती है क्या? वहां राहुल गांधी नहीं मिलते, वहां प्रियंका गांधी नहीं मिलती। सारे मीडिया, हुआ क्या कि वो गाड़ी से निकल रही थी और कुछ साथी वहां कैमरा लिए खड़े थे बाहर, 10 जनपद के बाहर, जो ऐसे
कॉर्डन के बाहर होते, किसी ने वो ले लिया विजुअल, वो आते ही बीजेपी के हाथ में बटेर लग गई। कंफ्यूजन क्या करना है कि एज इफ सोनिया गांधी ने उनको बुलाया और हरियाणा का मुख्यमंत्री की शपथ वहीं दिलवा दी। प्रचार का मतलब ये है। हकीकत में जब मैंने उस चीज को चेक किया मेरे सूत्रों से कि सोनिया गांधी से नहीं, शैलजा राहुल गांधी से मिली, इस बारे में उनकी 3 दिन पहले जब वो अंबाला गए थे, याद होगा आपको, तभी बात हुई थी, और कुछ सीटों का उनको फीडबैक लेना था जीटी रोड बेल्ट की उधर की, उसके लिए वो गई, बात करके वापस आ गई। और सारा मीडिया लगा पड़ा है क्या कंफ्यूजन करने कि इसको जाट बनाम दलित बना दो, इसको हुड्डा वर्सेस शैलजा बना दो। अरे भाई, अगर वो मोदी से मिली होती तो बहुत बड़ी खबर है। वो अपनी लीडर से मिल रहे थे, वो राहुल से मिले, प्रियंका से मिले। हाँ। गजब देखिए आप। और अच्छा, कोई चैनल ये पता है हेमंत भाई, और बड़ी बात क्या है, अगर नहीं मिले तो दिक्कत है। हाँ। मिल नहीं रही, अपने घर में बैठी हैं, अपने घर में बैठी हैं, घर से निकल नहीं रही हैं, मिल नहीं रही हैं। मिल ली तो मिल ली, इसका मतलब हुड्डा को खतरा है। हुड्डा मिल लिए तो शैलजा को निपटा दिए। भाई साहब, कोई तो रास्ता छोड़ दो, दूसरे को भी राजनीति कर लेने दो। ये जो स्क्रिप्ट है ना, हाँ? ये स्क्रिप्ट कॉमन स्क्रिप्ट मिलेगी आपको हर जगह। कोई चैनल, हाँ। कोई अखबार, कोई कुछ सिस्टम उठा लीजिए, कोई सोशल मीडिया उठा लीजिए, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हरियाणा में शैलजा के सोनिया से मिलने का क्या मतलब है, राहुल से मिलने का क्या मतलब है? उनकी लीडर कोई कुछ करे, लगे पड़े हैं सुबह से। मैंने जब चेक किया सब जगह से, मैं जिज्ञासा तो होती है क्योंकि आपके शो पे आ रहा था, तो फोन किया तो राहुल गांधी से मिली। किसी को चेक करने की फुर्सत नहीं, और कोई पूछने वाला भी नहीं। और मैं सोचता हूँ कि ये नेता जो है, ये हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, मीडिया के बारे में, कि हम इतने फर्जी हो चुके हैं कि हमें कोई कुछ भी चलवा दे। हाँ, सोचते क्या, यकीन हो चुका है उन्हें यकीन हो चुका है हम फर्जी हो चुके हैं। थोड़ा बहुत हमें भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और कुछ भी लिख दोगे आप, कुछ भी फैला दोगे। हरियाणा के लोग इतने ना समझ। अब अशोक तंवर को लेकर के शुरू हुआ है छापा, ये उनका हुड्डा के साथ ये था, उनका वो था, हुड्डा ने उनकी नमस्ते नहीं ली, उन्होंने हुड्डा को दूर से नमस्ते की। अरे नमस्ते, मैं आशीष जी को नोएडा नमस्ते करने आऊं क्या? तो कमाल की बात कर रहे हैं। बैंकरप्सी है ये। कोई नैरेटिव होता है? एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो आप मेरिट्स पे बात कीजिए। हमने कहा ना कि अशोक तंवर को लाना मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन अशोक तंवर यूजलेस है, हमने साथ में ये भी बताया। हाँ, बिल्कुल, यही चीज एनालिसिस बिल्कुल क्लियर हमने शुरू में ये नहीं कहा कि अशोक तंवर आ गए हैं तो अशोक तंवर के आने से धरती ऊपर हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा, सुनामी हो जाएगा ना। हाँ, ये है कि इतना बड़ा एक आखिरी वक्त में चुनाव प्रचार के ऐसा किया कि जो कहते हैं, जो संदेश देने का, जिस नैरेटिव को गढ़ने के काम में जो है पारंगत है भाजपा, वो काम राहुल ने उन्हीं के पिच पर उन्हीं को पटक दिया। ये है बस, बाकी तो हमने कहा पॉलिटिकल टूरिज्म यूजलेस। एक और चीज समझिए आप, 2019 में यही अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी का टूल था, मत बोलिए आप इस बात को। हाँ, उसने बीजेपी के कहने से कितने डैमेजिंग फर्जी इंटरव्यू बना के छापे गए भाई, कितने 2019 में। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनका एक सिंबॉलिक मैसेज हो सकता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात, लेकिन स्पष्ट करूं मैं आपको, पिछली बार ये किसी को जितवा नहीं सकते, खुद ही नहीं जीत सकता वो, मुझे क्या जितवाएगा, किसी और को क्या जितवाएगा, लेकिन ये किसी को हरवाने में सक्षम है। तो पिछली बार कांग्रेस का जो हुआ था 32 पे क्यों रुक गई थी कि पूरे हरियाणा में इनके फ्रंट पेज पे विज्ञापन भाजपा ने प्रायोजित किए थे, याद होगा ना? आधे पेज के 5 करोड़ में टिकट बांट दी, हुड्डा ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, कांग्रेस बच्चे खानी पार्टी है। तो अब ये जब यहाँ आए हैं महोदय, तो इसका और कोई यूटिलिटी नहीं है, केवल और केवल दलितों में एक मैसेज देने का कि देखो वो भी भाग गया। टू दैट एक्सटेंट इसका उतना ही लाभ है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। चलिए, आज जो है लेकिन ये कुल मिला जुला करके मैं तो एक ही नजरिए से देखता हूं। मैं देखता हूं कि इस देश में अगर 2 धड़े हैं तो एक ही तरफ का चाणक्य है, जिसके पास ईडी, आईटी, सीबीआई सब है। वो एजेंसियां शायद अगर हेमंत जी के पास हो तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़े चाणक्य होंगे, ये ज्यादा बड़े। हाँ, जब सब कुछ होगा तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से ये बहुत जो है बेहतर उस वाले चाणक्य से इनकी समझ है, तो ये और बड़े चाणक्य हो सकते हैं। तो अब जब एक तरफ ही चाणक्य, चंद्रगुप्त सब एक ही तरफ थे, तो हम इंतजार कर रहे थे कि भाई राजनीति में बैलेंस के लिए दूसरे तरफ भी कुछ छोटा मोटा होना चाहिए। भाई नहीं, चाणक्य थोड़ा कमजोर ही चाणक्य। राहुल ने दिखाना शुरू कर दिया है कि बिना ईडी, आईटी, सीबीआई, बिना एजेंसीज के, बिना सरकारी संसाधनों के, बिना नौकरशाही के, बिना राजीव कुमार के, बिना न्यायपालिका में जुगाड़ के राहुल गांधी
मोदी को हिला सकते हैं। और जो कहा ना कि तनाव में, बेचैनी में, वो बेचैनी दे सकते हैं। तो बेचैनी में दया पात्र की बजाय दवा पात्र आप आराम फरमाए, सेहत आपकी दुरुस्त रहे, आपकी मतलब वो जो साहब और छोटे साहब हैं उनकी सेहत दुरुस्त रहे, उनको मनोहर लाल खट्टर अच्छी से अच्छी दवाएं प्रिस्क्राइब करें, लिखें और खिलाएं वक्त वक्त पे। चुनाव में आप मतदान जरूर करें। वो मतदान आप जब करेंगे, बटन दबाएंगे, तो बेचैनी दूर होगी। और बेचैनी किसकी दूर होगी? हमें बेचैनी से फर्क नहीं पड़ता मोदी के, शाह के, राहुल गांधी के, अरविंद केजरीवाल के, अखिलेश यादव के। लोकतंत्र में जब बेचैनी होती है तब हम चिंतित होते हैं। और इस वक्त सबसे गंभीर चिंता है कि हमारे लोकतंत्र के भीतर बेचैनी है, कोलाहल है। उस कोलाहल को दूर करने के लिए उस बेचैनी की एक ही दवा है, ये उंगली और वो बटन। समझदारी से दबाइए। लोकतंत्र के भीतर अगर बेचैनी होती है तो ये संकेत अच्छे नहीं होते। ये हमारी आपकी 143 करोड़ लोगों की सेहत से जुड़ी हुई बेचैनी है। इस बेचैनी को दूर करिए हरियाणा वालों। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार हेमंत जी, धन्यवाद। नमस्कार।